Hello everyone. Now let's see how asexual reproduction has some advantages and it has some disadvantages. Till now we have studied how asexual reproduction is accompanied in various organisms in algae, fungi, single-celled organisms, all plants, animals. We have seen that part. Now ऐसा क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको मदद करता है उनके सर्वाइवल के लिए, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी बोथ एट अ टाइम द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एडवांटेज तो ये है कि इट इज अ यूनिपैरेंटल मेथड, सो अ सिंगल पैरेंट इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स. दूसरा फायदा ये है कि इट इज रैपिड मेथड because there is no time required for the formation of gametes, for the movement of gametes, fusion of gametes, growth of zygote, embryo. So वो सारे जो कोई भी steps रहेंगे that are all cancelled here. So hence it is a simple process and hence it becomes rapid, fast, cheap because there is no excess energy required for production, movement, formation of gamete. ओके तो कहीं चीप इन द सेंस एनर्जी रिक्वायरमेंट के मामले में चीप मेथड है, स्लो फास्ट मेथड है एंड रैपिड मेथड. इट इज लेस, इट कंज्यूम्स लेस टाइम एज दैट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये पहला फायदा. दूसरा, इसमें जो इंडिविजुअल्स बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम एंड ऑल द इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस. सो हेंस all the individuals are exactly externally, that is morphologically as well as genetically identical to each other and to their parents. तो वो exact copies रहेंगे एक दूसरे के, exact एक दूसरे के जैसे दिखेंगे. तो इसकी वजह से अपन उनको क्या बोलते हैं, it produces clones in a very short time. So it produces large number of individuals in very short time. तो rapid method है, क्लोन्स बना सकते हैं एक जैसे दिखने वाले. इससे क्या होगा, दिस मेथड इज गुड और वेल डिफाइंड मेथड फॉर दोज प्लांट्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स, जिनमें वर्किंग सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते, जैसे कि बनाना में सीड्स नहीं आते, पाइनएप्पल, रोज, सम अदर प्लांट्स आर देयर, मेनी प्लांट्स आर देयर, ग्रासेस कई ऐसे होते हैं, दे कैन नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स. तो इनके सीड्स नहीं रहते तो फिर इनका प्रोपोगेशन कैसे होगा, तो उनको फिर अपन राइजोम, बनाना इज कल्टीवेटेड बाय राइजोम, रोज इज कल्टीवेटेड बाय रोज कटिंग्स, स्टेम कटिंग्स यूज करें, पाइनएप्पल स्टेम कटिंग्स यूज करते हैं, ठीक है. शुगर केन इट इज आल्सो प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग. तो फिर ऐसे चीजों में क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन देयर सर्वाइवल, इन देयर प्रोपोगेशन. सो इट इज देयरफॉर अ गुड मेथड, द ओनली मेथड फॉर द प्लांट्स व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स. तो ये उसके फायदे होते हैं. इसके नुकसान क्या है, पहला नुकसान तो यही है, सिंस इट डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएशंस, दैट इज क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड, सो देयरफॉर इट इज नो वेरिएशंस आर इंड्यूस्ड एंड हेंस ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, सो दैट ऑफस्प्रिंग्स दे डू नॉट हेल्प इन इवोल्यूशन. तो कोई इवोल्यूशन होगा ही नहीं, सबसे मेजर ड्रॉबैक. इसी ड्रॉबैक की वजह से, ड्यू टू दिस ड्रॉबैक, दिस ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स, they opt for sexual reproduction. वो sexual reproduction अपना लिया है हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आते, जब तक वेरिएशंस नहीं आएंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज वेरिएशंस आर द बेस ऑफ इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन होने के लिए वेरिएशंस आना जरूरी है, तो जहाँ यहाँ पर वही नहीं होता, तो इसके लिए फिर ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. इसी की वजह से हायर ऑर्गेनिजम्स ऑप्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दूसरा, दे ऑफस्प्रिंग्स सिंस दे डू नॉट शो वेरिएशन, जो बच्चे रहेंगे उनमें कोई वेरिएशन नहीं रहेंगे, माँ बाप में जैसे है वैसे बच्चे रहेंगे, तो उनमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे. तो ऐसे बच्चे क्या होंगे फिर, जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, एनवायरनमेंट है, चेंजिंग कंडीशंस है, उनसे कई बार ऐसा होता है कि वो उनके साथ में अडॉप्ट नहीं हो पाते. दे कैन नॉट चेंज देयर बॉडी, दे कैन नॉट चेंज देयर एनाटॉमिकल फीचर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, उनमें एडेप्टेशंस नहीं आते. तो नए एडेप्टेशंस नहीं आएंगे तो फिर बाहर अगर बदलाव हो रहा है तो खुद को ढाल नहीं पाएंगे उस हिसाब से, ऑब्वियसली उनका रेट ऑफ सर्वाइवल कम हो जाएगा, उनकी जान पे खतरा आ जाएगा. सो ऑफस्प्रिंग्स मे नॉट गेट अडॉप्टेड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ओके, ये उसका ड्रॉबैक है. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे, इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. अब लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट अ टाइम प्रोड्यूस होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर इमेजिन करो कोई सिंगल सेट ऑर्गेनिज्म है, अगर अलगी वगैरह की बात करें, तो वो अलगी अगर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर रिलीज्ड. पानी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ asexual spores are present of that algae that
large number of spores will sprout, they will germinate and produce large number of algal thalli. बहुत सारे algal bodies वहाँ पे produce हो जाए. इससे क्या हो जाएगा वहाँ पे? क्या हो जाएगा? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए, तो ओवर क्राउडिंग की इशू शुरू हो जाए. ओवर क्राउडिंग होने के साथ में प्लस वहाँ पे जगह रेस्ट्रिक्टेड है, पानी रेस्ट्रिक्टेड है, फूड रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये सब चीजों के लिए वहाँ पे आपस में उनका क्या शुरू हो जाएगा? कंपटीशन. दे विल कम्पीट फॉर रिसोर्सेज. So overcrowding occurs due to asexual reproduction and hence the competition for resources also occurs due to asexual reproduction. Ultimately, इसकी वजह से क्या होता? It cannot be opted by highly evolved organisms. अपने जैसे organisms जो हायर ऑर्गेनिजम्स है कॉर्डेट्स में, उनमें ये रिप्रोडक्शन अपने को नहीं दिखाएगा. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. इन्हीं ड्रॉबैक्स के चलते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट हुई और इवोल्यूशन में ऐसा टाइम आया कि ऑर्गेनिजम्स ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोड़ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर खुद को मोड़ दी. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is the reproduction which is opted by higher organisms. और ये सेकंड पार्ट पूरा चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात करने वाला है. अब इसमें हम एकदम शॉर्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कॉमन स्टेप्स है जनरली जो ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देते हैं, उन स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे. एनसीईआरटी को जैसे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू स्टडी एनसीईआरटी फ्रॉम होम. ओके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? we have studied that in our first introductory lecture. What is sexual reproduction? Try to remind that definition. Just pause it and remind that definition. Sexual reproduction is the reproduction in which it is a biparental method. Two parents are involved, obviously different parents. Okay, that parents produce different gametes. Male parent will produce male gamete, female parent will produce female gamete. Then there will be fusion of gametes and a production of zygote. That zygote will develop and it will grow into embryo. Through various stages it will develop into an infant. In case of human being it will be called infant, young baby or offspring. तो ये जो तरीका है ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है. अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने के पहले, डेफिनेशन होने के बाद, वी हैव टू स्टडी सम फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एनसीईआरटी में जो बातें दी हुई है, कुछ एक कलेक्टिव डेटा वहां पर दिया हुआ है, बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पर बनते हैं, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें. लेट अस कंपेयर सेक्सुअल असेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्लो मेथड, elaborate method. It will be a lengthy process. It will have various events. elaborate करना पड़ेगा कि कैसे गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स की मूवमेंट कैसी हो रही है, गैमेट्स फ्यूज कैसे हो रहा है, हाउ दे आर फ्यूजिंग विथ ईच अदर. फ्यूजिंग की जो स्टेप्स है वहां पर कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, वहां पर फ्यूजन के बाद में जाइगोट कैसे बनेगा, मीन्स इट विल हैव वेरियस स्टेप्स. सो इट विल बी इलेबोरेट प्रोसेस विथ कॉम्प्लेक्सिटी and therefore it will become a slow process. It will consume more energy. It will take more time as that of asexual reproduction. Okay. Then भले ही कई ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, जैसे कि हमने देखे थे अलगी, फंजाई, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, इनवर्टिब्रेट्स, प्लांट्स, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाई देता है. बट मोस्ट ऑफ देम आल्सो शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. जब उनको पता होता है कि अब अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली, तो वो क्या कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू एडजस्ट देमसेल्व्स विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंडिविजुअल्स भले ही ज्यादा रहेंगे लेकिन वो क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ओवर क्राउडिंग हो जाएंगी, पहले कंपटीशन बढ़ जाएंगे. तो इसके लिए वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं. अब ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर जितने भी है उनमें डाइवर्सिटी बहुत है. बायोडाइवर्सिटी कितनी है आपको पता है? ओके. अब इतनी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है सब में, प्लांट्स अलग है, एनिमल्स अलग है, सब में फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस है. मींस देयर आर मेनी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स, बट वन कॉमन थिंग इज दैट दे शो सिमिलर पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. They have different morphologies, anatomical features, physiological features, but it has been observed that organisms generally have a similar pattern of sexual reproduction. And what is that pattern? They will produce gametes, gametes will fuse, that fused gametes will produce zygote, zygote will grow into young individual. ये जो एक कॉमन पैटर्न है, ये बहुत खास बात है, भले उनकी मॉर्फोलॉजीज अलग है. आपको एमसीक्यू में मिलेगा
Organisms have different morphologies, different anatomies, different physiological features, but they share a similar dash dash, a similar pattern of sexual reproduction. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन पैटर्न, इसमें फिर हमें दिखाई देता है कि ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में 3 फेजेस दिखाई देते हैं लाइफ में। क्या 3 फेजेस हैं? जैसे हमारे लाइफ में दिखते हैं वैसे ही 3 फेज, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज मतलब बालपन, बचपन जो रहता हमारा, जुवेनाइल, ओके, चाइल्डहुड। प्लांट्स के मामले में उसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे वेजिटेटिव। व्हाट इज दैट फेज? इट इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, gametogenesis, various process of reproduction that are not yet started, they are under development in that organism. एक बचपन, फॉर एग्जाम्पल 0 बर्थ होने के बाद से अप टू 12 इयर्स, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग 0 से लेके 12 इयर्स तक वी कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दैट बेबीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस, गर्ल्स बॉयज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। उसके बाद वो एडोलेसेंस में जाते हैं, द फेज ऑफ एडोलेसेंस, एज ऑफ एडोलेसेंस वी हैव स्टडीड इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। एडोलेसेंस में जाते हैं, 13 एज में जाते हैं, 13 to 19 इयर्स। उसमें क्या होता है? मेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, ग्रोथ ऑफ गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल्स, ओवरीज इन फीमेल्स, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स, स्पर्म्स बाय मेल, ovum by female, that is menstrual cycle will start in female. We have seen that characteristics of adolescence in that chapter, correct? आगे देखो, ये सब चेंजेस हमारी बॉडी में जब होते हैं, जब हम गैमेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्चुअली योर सेकंड फेज ऑफ लाइफ, इट इज योर रिप्रोडक्टिव फेज। The second phase of life is reproductive. First phase is juvenile phase, when the reproduction cannot occur, but the growth of reproductive organs will occur. Reproductive phase is actual phase when reproduction can occur, when gametes can be produced by that individual. And third is the senescent phase. एक कुछ सालों का एक फेज रहेगा रिप्रोडक्टिव, टीन एज से लेके 13 से लेके फिर शुरुआत हो जाएगी गैमेट्स बनने की अप टू 40, 45 इन केस ऑफ फीमेल, 50, 55 इन केस ऑफ मेल्स, तब तक गैमेट्स बनते रहेंगे। वो गैमेट्स बनने की प्रोसेस जो रहेंगी, दैट विल बी द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ओके, क्योंकि उसमें गैमेट्स बन सकते हैं, रिप्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद जो लाइफ रहेगी, द ओल्ड एज, वी कॉल इट एज ओल्ड एज, तो उसमें क्या होगा? द रिप्रोडक्शन कैन नॉट अकर अगेन, बिकॉज द ऑर्गन्स, that reproductive organs, they stop producing gametes, gametogenesis will stop and that phase is known as post reproductive phase. उसमें aging शुरू होंगी, rapid deterioration of body organs, body parts, physiological processes, deterioration होना, slow होना, और फिर उसकी वजह से क्या होगा? उसको अपन तीसरा नाम दिए senescent phase. The 3 phases, juvenile phase, reproductive phase, senescent phase, these are the three phases of life, and these are dependent on our body, on our hormonal changes, on your environmental factors, growth factors, nutrition, ये सब चीजों से अफेक्ट होंगी ये 3 phases, okay? So these are the 3 phases of life. इसमें प्लांट्स के मामले में अपन जुवेनाइल फेज के लिए एक शब्द यूज करेंगे, वेजिटेटिव फेज। प्लांट्स के लिए जुवेनाइल वर्ड यूज नहीं करना, जुवेनाइल वर्ड इज यूज फॉर एनिमल्स। प्लांट्स के लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? यस, इट इज वेजिटेटिव फेज। So this is pre-reproductive, reproductive and post-reproductive phase. अब reproductive phase की पहचान क्या है? In case of animals, the identification feature of reproductive phase is formation of gametes. Okay. प्लांट्स के मामले में अगर बात करें तो वेजिटेटिव फेज क्या रहता है प्लांट्स का? ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स, प्लांट की हाइट बढ़ेगी, ब्रांचेस विल अपीयर एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ब्रांचेस। जब तक उसको फ्लावरिंग नहीं होती तब तक का पीरियड इट विल बी द रिप्रोडक्टिव, इट विल बी द वेजिटेटिव पीरियड ऑफ दैट प्लांट। व्हेन दैट प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, व्हेन दैट प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर, सो दैट प्लांट इज सेड टू बी एंटर्ड इनटू रिप्रोडक्टिव। जब उसको फूल आना शुरू हो जाएंगे, फूल क्या है, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये रहते हैं उसमें, गैमेट्स बनते हैं वहां पर। सो when flowers are produced, then it is said that the plant has entered into reproductive. मतलब flower production करना, the process of producing flower, it is the identification feature of reproductive phase in plants. अब फ्लावरिंग की बात करें तो फ्लावरिंग में कुछ कई प्रकार के प्लांट्स रहते हैं, उसमें कई प्रकार की फ्लावरिंग की अपने को चीजें दिखाई देती, जैसे कि कुछ प्लांट्स रहते हैं जिनको हमेशा फ्लावर आते, हमेशा कभी फ्लावर आते, जैसे कि रोजेस, सबसे कॉमन एग्जांपल रोजेस।
कभी भी फ्लावर आते रहते हैं, उसको 4-5 साल जो कुछ भी एज रहेगा उसका 5-7 साल अप टू दैट फ्रॉम फ्यू वीक्स एज ऑफ फ्यू वीक्स से लेके अप टू मेनी इयर्स इट कैन प्रोड्यूस फ्लावर्स। तो फूल आना हमेशा रहता है। दैट प्लांट इज सेड टू बी पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट, पॉली मतलब मेनी, कार्प मतलब फ्रूट, पॉली मतलब मेनी और कार्प मतलब फ्रूट। फ्रूट कैसे बनता? ओवरी से। ओवरी का भाग है? फ्लावर का। मतलब उसमें कई टाइम तक पॉली मेनी टाइम तक उसको फ्लावरिंग होते रहेंगे, मेनी टाइम्स। The plants that show flowering many times throughout the lifespan, they are said to be polycarpic plants. The plants that can produce flower once in lifetime, जिंदगी में सिर्फ एक बार जिनको फूल आएंगे या जिंदगी में एक ही बार गैमेट प्रोड्यूस कर सकेंगे, they are said to be monocarpic plants. मोनोकार्पिक, ये बहुत अनयूजुअल केस है। अनयूजुअल मतलब ये तो कॉमन है, ये कॉमन है। अनयूजुअल क्या है कि जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फूल आना, उसके बाद वो प्लांट मर जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट, राइस, हमारे जो सीरियल्स है, राइस, मेज, ये प्लांट एक बार आता, उसको फूल आते, फूल आने के बाद फ्लावरिंग आने के बाद उसके अंदर दाने भर जाते, ग्रेन्स आ जाएंगे, उसके बाद वो 3-4 महीने की जो लाइफ स्पैन है खत्म हो जाएंगे, इट विल डाई। इट इज सेड टू बी एनुअल प्लांट, इट रिक्वायर्स सिंगल सीजन फॉर इट्स ग्रोथ, तो वो डेथ हो जाएंगे। ओके, और एक ही बार फूल आएंगे। ऐसे ही बैम्बू में भी होता है, बैम्बू प्लांट अनयूजुअल। We are going to study unusual flowering cases and that one case is given in NCERT of bamboo plant. बैम्बू को क्या होता है, 50 से 100 साल के बाद एक बार फूल आता है। आपने कभी बैम्बू के प्लांट्स देखे होंगे, तो जो बैम्बू बड़े बड़े आते हैं उसको स्टेम्स रहते हैं उसके, वो तो वो स्टेम्स नोड्स इंटरनोड्स इट कैन बी इजीली सीन, वहां पे लीव्स आते रहेंगे, कभी फूल आए वाले दिखे ही नहीं होंगे आपको, आई थिंक सो, क्योंकि उसको लीव्स, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ही चलते रहती कई सालों तक, 50 साल, 100, 60 साल, 70 साल। जब उसके लाइफ स्पैन उसको लगेगा कि अब खत्म होने वाला है, एट दैट टाइम इट विल प्रोड्यूस फ्लावर्स, और जैसे ही फ्लावर आएंगे उसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड, देन इट विल डाई। उसकी एक ही बार फ्लावरिंग होगी और उसके बाद वो मर जाएगा। ठीक है, तो बैम्बू प्लांट इट इज अ मोनोकार्पिक प्लांट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स वंस इन अ लाइफ टाइम आफ्टर अ पीरियड ऑफ अबाउट 50 to 100 years। ऐसे सैल्मन फिश रहती है, आपको मैंने एग्जांपल दिया था सैल्मन फिश, इट प्रोड्यूसेस सैल्मन फिश इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स एंड इट डाइज। ड्रोन्स का भी ऐसी रहता है, ड्रोन्स एक बार ऊपर जाते हैं हनी बी में, उनके मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, दे डिपॉजिट दैट स्पर्म्स इनटू क्वीन एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर दैट ड्रोन्स विल डाई। मतलब ये सब ऑर्गेनिजम्स का एक एग्जांपल है। सिंगल टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस, सिंगल टाइम फ्लावरिंग, सिंगल टाइम गैमेट प्रोडक्शन, इसके एग्जांपल्स है बैम्बू मोनोकार्पिक। ओके, इसी तरीके से नीला कुरंजी नाम का एक प्लांट है, नीला कुरंजी, सर्च इट ऑन गूगल, इसको गूगल करके देखो, नीला कुरंजी। पिछले साल 2018 आई थिंक, सॉरी 2018 में क्या हुआ था, 2018 सितंबर अक्टूबर में केरला, कर्नाटक, इंडिया का जो अपना साउथ इंडिया है, दिस इज योर केरला, हियर इट इज कर्नाटक, हियर इट इज तमिलनाडु। ओके, तो ये जो पूरा यहाँ पे हमारे इधर से वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहाँ पर का जो कोई भी ये एरिया है, दिस हिली रीजन ऑफ साउथ इंडिया, यहाँ के जो हिली रीजन है, नीलगिरी वगैरह, यहाँ पे जो माउंटेन है, उनके जो कुछ पहाड़ वगैरह, माउंटेन्स में के जो कोई भी रेंजेस है, उनके बीच के जो दर्रे वगैरह है, वहां पे बहुत पर्पल कलर के, पूरे नीले कलर के, ब्लू कलर के फ्लावर्स ही फ्लावर्स वो वैलीज में आ गए थे। पूरी वैली पर जैसे कि कोई ब्लू कलर के फ्लावर की चादर बिछाई हो, इस तरीके से एकदम सुंदर वहां पे एक ऐसा ब्यूटीफुल, एक वहां पे बहुत बढ़िया, आंखों को एकदम आराम देने जैसा एक नजारा तैयार हो गया। आप उसकी सर्च करो, आपको दिखाई। वो जो प्लांट्स है, वो जो फ्लावर्स है, दैट आर द फ्लावर्स ऑफ नीला कुरंजी। नीला नाम में समझ में कलर, ब्लू कुरंजी उसका नाम है, साउथ इंडियन नेम है। ओके, नीला कुरंजी। साइंटिफिक नेम है उसका स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना नाम याद करो, नीला कुरंजी, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। क्या खास बात है, इसको 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है। फ्लावर्स वंस इन 12 years। इसको कितनी बार, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती। लास्ट टाइम सितंबर अक्टूबर 2006 में हुआ था इसको फ्लावरिंग, 2006 में। उसके 12 साल करो, 2018 होते,
बराबर 2018 में उसके 12 साल बाद उसको फ्लावरिंग है। आपको उसका वीडियो वगैरह भी दिखाई देंगे, गूगल करो, यूट्यूब पर देखो, नीलाकुरंजी फ्लावर्स इन साउथ इंडिया, तो आपको पूरा वो बहुत सुंदर दिखाई देगा। और एक बार एक विजुअल मेमोरी तैयार कर लो, याद रहेगा आपको नाम कि नीलाकुरंजी के फ्लावर्स आए थे 12 साल में एक बार, सितंबर में आने वाले थे 2006 में, और अब 2018 में। ओके, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा फ्लावर 12 साल में एक बार आता है? स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना, नीलाकुरंजी। ओके, ये एक ही बार आता है जिंदगी में, इसको हर 12 साल के बाद एक बार फूल आते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट फ्लावरिंग केसेस। अब तुमने 3 बातें देखी फ्लावरिंग के बारे में। पहले कैसे हमेशा फ्लावर आने वाले पॉलीकार्पिक, कब एक ही बार फ्लावर आने वाले मोनोकार्पिक, और 12 साल में एक बार आने वाले, फिर आने वाले अगले 12 साल में, सो दैट विल बी दी नीलाकुरंजी। ये 3 केसेस। अब इसके अलावा अगर हम मैंगो वगैरह की बात करें, हायर प्लांट्स की बात करें, तो मैंगो को आपने देखा होगा हर साल मैंगो आते हैं, हर साल एक बार 4-5 साल का प्लांट हो जाता, उसके बाद हर साल उसको मैंगो आना चालू होते टिल इट्स लाइफ स्पैन, आखिरी के फिर 25-30 साल का होने तक वो कम से कम 10 से 15 साल तक उसको फ्लावरिंग होती। लेकिन देखो मैंगो की बात कर रहा हूँ, मैंगो में क्या होता है, अभी फरवरी में फ्लावरिंग होंगी, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में जब तक उसको फ्लावर्स पूरे उसके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्रोडक्शन कंप्लीट होके फ्रूट निकाल लिया आपने, मई में अपने अप्रैल में फ्रूट्स निकाल लिए, फिर अप्रैल से लेके अगले फरवरी तक, फ्रॉम अप्रैल टिल नेक्स्ट फरवरी, इट विल नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, इट विल नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, इट विल सिंपली ग्रो वेजिटेटिवली, उसको पत्तियां आएंगी, ब्रांचेस आएंगी, इट विल सिंपली ग्रो बाय वेजिटेटिव मेथड, इट विल नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। फिर अगले साल फरवरी में उसको फ्लावर्स आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर अगेन इट विल प्रोड्यूस फ्लावर्स, फिर फ्लावर्स आ गए, फ्रूट्स आए, फिर वापस से वही फेज, वेजिटेटिव फेज, फ्लावरिंग फेज, वेजिटेटिव फेज, फ्लावरिंग फेज, मीन्स एक साइकिल चलते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 फ्लावरिंग फेजेस है, इस साल के फ्लावरिंग फरवरी टू अप्रैल, अगले साल का फ्लावरिंग फरवरी टू अप्रैल, उसके बीच में वेजिटेटिव आ रहा, बराबर है, फ्लावरिंग वेजिटेटिव फ्लावरिंग, समझ के लो, फ्लावरिंग वेजिटेटिव फ्लावरिंग। तो ये जो बीच का फेज है इसको क्या बोलने का, इट इज कॉल्ड इंटर फ्लावरिंग फेज, ऑल्सो नोन एज रिकवरी फेज, it is called interflowering phase, also called recovery phase. So the interflowering phase in many higher plants like mango is known as recovery phase. आपको MCQ दिया हुआ है, आपको इटैलिक्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, what will you call the interflowering phase in case of higher plants like mango which produce flowers every year and the vegetative phase is seen in between that flowering phase. So we will call it as, it will not be juvenile phase, it will not be post reproductive, reproductive कुछ नहीं रहेगा, उसको नाम क्या अलग नाम दिया है, it is called recovery phase, also known as interflowering phase। 2 फ्लावरिंग के बीच का फेज इंटरफ्लावरिंग फेज, समझा? ओके, नहीं समझा तो फिर से रिवाइज करो यहाँ से ये पॉइंट, रिकवरी फेज वाला, जो फ्लावरिंग नहीं होने के बीच, 2 फ्लावरिंग के बीच का जो फेज। ह्यूमन की बात करके देखो, ह्यूमन में वैसे होता, female, okay, that female is not ready, female after sexual intercourse baby will grow till 9 months, 9 months की ग्रोथ के बाद 6 महीने तक वो फीमेल लैक्टेशन करेंगी, ड्यूरिंग दैट 6 month that female does not produce gametes, MC नहीं आती, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, और वो 6 महीने के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ये 6 महीने के पीरियड को क्या बोलेंगे, गैप है, इसमें रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ओके, उसके बाद ही फिर रिप्रोडक्शन हो सकता। So this will be again reproductive phase, this was reproductive, there is a gap of this lactation phase, milk production phase, तो इसको भी अपन क्या लेंगे, रिकवरी। वो फीमेल की बॉडी खुद को तैयार करती, रिकवर करती कि रिप्रोडक्शन अगला करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से हो सकता, तो उसके लिए खुद को बॉडी तैयार करती। यहाँ पर भी फ्लावरिंग के बीच में वो मैंगो प्लांट साल भर क्या करता, खुद को मजबूत करता कि बहुत सारे फ्लावर्स लाने हैं अपने को, बहुत सारे मैंगोज अगले साल फिर प्रोड्यूस करें, सो इट विल रिकवर इटसेल्फ, ओके, सो दैट इज रिकवरी फेज। लास्टली एनिमल्स में अगर अपन आते आगे बढ़ते तो कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको यहाँ पे देखने की है, जैसे कि सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। 2 शब्द पहले समझ के लो, मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे का, सो आई थिंक यू हैव रिटन अप टू पॉइंट नंबर 6, एक बार लिख लो, ठीक है। रिकवरी फेज एंड आफ्टर दैट some terminologies, I will note that point number 8 here. First some terms आपके लिए, पहला है seasonal breeders
और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ऑलरेडी आपको इसका मीनिंग पता है। सीजनल ब्रीडर्स मतलब क्या होते हैं? दे हैव सीजन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि डॉग्स ऑल अराउंड अस, they are always present. Seasonal breeders, they have some special time when that female is ready for sexual intercourse, and during that period only that female can be conceived, she can get pregnant only during that period. After that that female is not ready for copulation. So ऐसे जो रहेंगे, जब सीजन आएगा तभी वो रिप्रोडक्शन करेंगे. They are said to be seasonal breeders. Okay, hens, birds, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, ये भी सीजनल ब्रीडर्स रहते हैं. बारिश के दिनों में उनका रिप्रोडक्शन होता है. बर्ड्स का भी रिप्रोडक्शन का एक टाइम होता है. डियर का रिप्रोडक्शन का एक टाइम होता है. जब जंगल में बारिश हो जाती है, जब घास फूस बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो टाइम पे वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा करते, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स तैयार करते. ओके, और फिर वही टाइम पे फिर लायंस का भी रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके बच्चों को खाने के लिए बहुत सारे फिर वहाँ पे डियर अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी रिप्रोडक्शन तब. मीन्स दे आर सीजनल ब्रीडर्स. सीजन देख के वो रिप्रोडक्शन करते. व्हाट अबाउट कंटिन्यूअस ब्रीडर्स? They don't have any season. They keep reproducing throughout the year, just like human being. Okay, so they are said to be continuous breeders. अगली है टर्मिनोलॉजी इसमें से. एग्जाम्पल क्या है इसका? बर्ड्स, डॉग, कैट एक्सेट्रा. इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस. ओके, देन थर्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर के बाद में अगला वर्ड है ओवीपैरी और वीवीपैरी. What is ovipary? Oviparous मतलब egg producing या egg laying organisms, and vivipary means they give birth to young ones. छोटे बच्चों को जन्म देने वाले, उनको बोलने का viviparous organism. जैसे कि अंडे देने वाले oviparous, oviparous egg laying. इसमें भी birds, इसमें ह्यूमन बीइंग. क्या अंडे देते? ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग आर विविपैरस. ओविपैरस बर्ड, अंडे देने वाले बर्ड्स. विविपैरस डायरेक्ट बच्चों को जन्म देने वाले. देयर फुल ग्रोथ ऑफ बेबी विल ऑकर विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल, एंड अ वेल डेवलप्ड, कंप्लीटली डेवलप्ड बेबी इज गिवन बर्थ. ओके, सो दे आर विविपैरस. इसमें अब जब सीजनल ब्रीडर वगैरह ये हो गए, चार शब्द समझने के बाद, एनिमल्स में क्या होता है? ये वाला पॉइंट. रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग इज इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय सम बॉडी चेंजेस. हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस को देखकर हम पहचान सकते हैं कि कैसे अपन जुवेनाइल फेज से निकल के रिप्रोडक्टिव फेज में आए. तो वो चेंजेस क्या रहते हैं? दी चेंजेस इन बॉडी, सेक्सुअल चेंजेस जो होते हैं बॉडी में, अपन ने उसके लिए क्या वर्ड यूज करे थे? एडोलेसेंस. What we are talking about, the features that mark starting of reproductive phase. Features that mark, ये आपको इटैलिक्स में क्वेश्चन दिया है. फीचर्स दैट मार्क स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बीइंग. तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? कैसे पहचानेंगे कि ह्यूमन बीइंग इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन? सो द आंसर इज एडोलेसेंस. एज ऑफ एडोलेसेंस स्टार्ट हो गई, मतलब रिप्रोडक्टिव चेंजेस स्टार्ट हो. क्या क्या होता है एडोलेसेंस में? चालू कर दो वही पूरा का पूरा. अपन ने 10-12 कैरेक्टर्स कुछ लिख के निकाले थे एडोलेसेंस के. यस, हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर, एडोलेसेंस, ड्रग एडिक्शन वगैरह लास्ट वाला पार्ट. क्या होता है एडोलेसेंस में? फर्स्ट चेंज, body sexual changes will occur. Beard, appearance of secondary, primary sexual growth. First of all, primary sexual characters will start growing. Testes, ovary will grow, gonads will grow, means gametogenesis will occur there. Appearance of secondary sexual characters like beard, mustache, ये सब पॉइंट यहाँ लिखने के. Okay, characters of age of adolescence here in this answer. कि एडोलेसेंस, एज ऑफ एडोलेसेंस स्टार्ट होगी, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो. फिर बाकी के कैरेक्टर्स तुमको मालूम, सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होना, कॉग्निशन, रिकॉग्निशन, सोशल आइडेंटिफिकेशन खुद के लिए, और फिर हार्मोनल चेंजेस, मस्कुलर ग्रोथ, मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स, मूड स्विंग्स, ये सब अपन ने देखा है. ऑल दैट चेंजेस आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव
स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। सो एडोलेसेंस के जो कोई भी चेंजेस है वो हमारी बॉडी में दिखाई देंगे, दैट विल मार्क द स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ खास चेंजेस फीमेल्स में दिखाई देते हैं, जैसे कि अपन बात करते प्लासेंटल मैमल्स की। प्लासेंटल मैमल्स मतलब जिनमें प्लासेंटा नाम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर तैयार होता है। वी विल स्टडी अबाउट दैट स्ट्रक्चर इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग। वो चैप्टर में अपने को देखना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि व्हाट इज प्लासेंटा। तो कुछ प्लासेंटल मैमल्स में स्पेशल साइकिल्स कैरी आउट होती है फीमेल में, दैट टू साइकिल्स आर आल्सो द आइडेंटिफिकेशन फीचर इन ह्यूमन बीइंग। तो वो जो दो साइकिल्स है, that two cycles are estrus cycle and menstrual cycle. Start of menstrual cycle is identification feature of starting of reproductive phase in female, human female. तो ये जो दो साइकिल्स रहती, these are found in placental mammals. किसमें दिखती है दोनों साइकिल्स? प्लासेंटल मैमल्स। किंगडम एनिमलिया में अगर आप जाकर देखोगे तो मैमल्स तीन प्रकार के हैं। एग लेइंग मैमल्स, दूसरा है तुम्हारे कंगारू वगैरह सेकंड टाइप के मैमल्स, दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड दैट यंग वन इज हाफ डेवलप्ड एंड रिमेनिंग डेवलपमेंट अकर्स इन द sac like structure in the kangaroo's body present on kangaroo's body. That are second type of mammal. And third mammals, they give birth to completely developed young ones, they are called placental mammals. Three types of mammals. Okay, तो उसमें से तीसरा जो मैमल है प्लासेंटल मैमल्स, इसमें दो प्रकार के साइकिल्स दिखाई देते। The two types of cycles are estrus cycle and menstrual. Estrus cycle is seen in non-primate females like cow, cat, dog, etc. इनमें दिखाई देती है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट ऑकर्स इन प्राइमेट फीमेल्स लाइक एप्स, मंकीज एंड ह्यूमन बीइंग। एप्स, मंकी एंड ह्यूमन बीइंग इनमें दिखाई देती है दैट टू साइकिल, दिस साइकिल मेंस्ट्रुअल्स है। ध्यान से समझ लो, थोड़ा शॉर्ट में ही लेंगे, रिमेनिंग इसका जो कोई भी डिटेल्ड डिस्कशन है हम एचआर में देखने ही वाले। ईस्ट्रस साइकिल इज सीन इन दैट फीमेल्स विच आर नॉन प्राइमेटिक फीमेल्स। पहले तो प्राइमेटिक फीमेल और नॉन प्राइमेटिक फीमेल क्या? प्राइमेटा इज द ग्रुप ऑफ एप्स, मंकीज एंड ह्यूमन बीइंग। प्राइमेटा बोलते जिसमें बंदर आते सारे, बंदर के रिलेटिव्स पूरे मंकीज रखे आले, बड़े मंकीज, छोटे मंकीज, गोरिल्ला, गिब्बन वगैरह जितने भी मंकीज है, ह्यूमन बीइंग है, वी आर ऑल रिलेटिव्स, वी आर हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स। तो इन सबको एक ही जगह रखा है, दैट ऑर्डर इज नोन एज प्राइमेटा। इनके अलावा मैमल्स में दूसरे जो ऑर्डर्स है, रोडेंट्स, रैट, कैनाइन्स, तो उनका ऑर्डर, ओके, कार्निवोरा, उसमें कैट्स है, तुम्हारे डॉग्स रखे हैं कार्निवोरा में, ओके, काऊ वगैरह, ये सब जो ऑर्डर्स है, ये सारे ऑर्डर्स आते हैं नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स दोनों मिला के बनते मैमल्स। कौन से मैमल्स? प्लासेंटल मैमल्स। ओके, प्लासेंटल मैमल्स में नॉन प्राइमेट्स शो ईस्ट्रस साइकिल, प्राइमेटिक फीमेल शो मेंस्ट्रुअल। इसमें क्या होता है? इट ऑकर्स फॉर 5 to 14 days, 15 दिन तक ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट ऑकर्स फॉर, इट लास्ट्स for 5 to 14 days. It lasts for about 28 days. ये 28 दिन की साइकिल रहती है। अपने को एचआर में देखने का इसके बारे में। It lasts for 28 days. इसमें क्या होता है? No bleeding through vagina. ब्लीडिंग फेज नहीं दिखाई देता। Yes, there is bleeding through vagina. इसमें ब्लीडिंग दिखाई देती। हाउ, वाई, व्हेन, ये सब चीजें अपने को मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में देखना है, वहां पर देखने का है। अभी के लिए शॉर्ट में इतनी चीजें ही याद रखो कि इसमें ब्लीडिंग दिखाई देती है, इसमें ब्लीडिंग फेस नहीं रहती। इसमें क्या होता है? द सेक्सुअल अर्ज परसिस्ट्स फॉर ऑल टाइम। सेक्सुअल अर्ज बनी रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है?
सेक्सुअल अर्ज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, बढ़ती कम होती। मतलब क्या, देखिए काऊ वगैरह, कैट वगैरह, डॉग वगैरह, डॉग की बात करते हैं, डॉग्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइम रहता है, वही टाइम पे फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउड करती। एट दैट टाइम दैट फीमेल इज अंडरगोइंग ईस्ट्रस साइकिल, वो टाइम पे उसमें ईस्ट्रस साइकिल शुरू, उसमें एग्स स्पर्म्स एक्सेप्ट करेंगी और वही टाइम पे उसका गैमेट का फ्यूजन होके फर्टिलाइजेशन होगा। तो वो जो टाइम है उसको बोलते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम, उसमें सेक्सुअल अर्ज बढ़े वाली है। जब ईस्ट्रस साइकिल खत्म हो जाती है, वो कुछ दिनों की साइकिल रहेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो फीमेल रिप्रोडक्शन अलाउड ही नहीं करेगी, फीमेल विल नॉट अलाउ रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल अर्ज बहुत कम होगी, मतलब अर्ज इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, ओके, एंड इट विल लास्ट फॉर 5 to 14 days। यहाँ पे क्या होता है ह्यूमन बीइंग के मामले में, सेक्सुअल वो ब्लीडिंग के 4 days अगर छोड़ दिए, ओके, ब्लीडिंग के 4 days, अदर टाइम दैट फीमेल इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, other time that female is ready for ready means not ready with gamete, female has urge for reproduction but gamete is available not available, it depends on the day of menstrual cycle, but the sexual urge persists, okay, for all। तो इस तरीके से ये दो साइकिल्स भी अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिस्से बोलकर प्राइमेटिक और नॉन प्राइमेटिक एनिमल्स में दिखाई देती है। सो आपको ये 4 पॉइंट के हिसाब से डिफरेंस याद रखना। एग्जांपल अगर आपको, यस एग्जांपल इज डन, दीज आर दी ब्लीडिंग ऑकर्स, ये एग्जांपल्स आपको याद है। सो दिस इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो कोई भी आगे का पार्ट है, व्हाट आर द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी विल स्टडी इट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके।